तो पिछले 7 दिन से यह बात हो रही है कि भैया 4 दिन का कोयला बचा हुआ है, 4 ही दिन का कोयला बचा हुआ, फिर सब अंधेरे में डूब जाएंगे। सब ने यह तो बात की कि हाँ हाँ भैया कोयला कम बचा है, कोयला कम बचा है, सबने इसके तकनीकी पक्ष को समझा। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है कि आखिर ऐसी खबरें हम दिखाने को मजबूर क्यों हैं, आखिर ऐसा क्यों है कि कोयला 4 ही दिन का बचा हुआ है। हालांकि यह बात पिछले 7 दिन से चल रही है, लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि रोजाना 200 टन कोयला साइकिल में ढो दिया जा रहा है। रोजाना ट्रकों से 200 टन कोयला खपा दिया जा रहा है बिहार में, उत्तर प्रदेश की मंडियों में। हम खबर दिखाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए प्रशासन जो है वो जागता है। मैं दुग्धा की बात कर रहा हूं, बोकारो के दुग्धा की। एसडीपीओ साहब को पता भी है कि ऐसा हो रहा है। सतीश चंद्र झा साहब, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि आपको पता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन शायद आपको अपनी शक्तियों का एहसास नहीं है, या फिर आप मजबूर हैं। क्यों मजबूर है ये तो आप ही बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, उस रिपोर्ट से आप समझिए कि कोयले की चोरी हो कैसे रही है दुग्धा सीटीपीएस में। रिपोर्ट दिखाइए। नहीं रुक रही सीटीपीएस के कोयले की चोरी। बोकारो के दुग्धा में फिर शुरू हुई सीटीपीएस के कोयले की चोरी। न्यूज़ 11 भारत की खबर दिखाने के बाद रुक गई थी कोयला चोरी, लेकिन नहीं हुई किसी भी कोयला चोर पर कार्रवाई। दबंग कोयला चोरों ने पुलिस के संरक्षण में फिर शुरू कर दी कोयला चोरी। प्लांट पहुंचने से पहले ही उतार लिया जा रहा है चंद्रपुरा पावर प्लांट का कोयला। पुलिस और दबंगों की मिलीभगत से चोरी हो रहा सीटीपीएस प्लांट को भेजा जाने वाला कोयला। दुग्धा रेलवे साइडिंग के नजदीक सुनसान इलाके में मालगाड़ी से उतार लिए जाते हैं कोयला। फिर निश्चित स्थान पर साइकिल से भेज दिया जाता है चोरी का कोयला। वहां से ट्रकों में लोड कर धनबाद पहुंचाया जा रहा है कोयला। फर्जी दस्तावेज बनाकर यूपी और बिहार की मंडियों में भी खपाया जा रहा है कोयला। प्रदीप पांडे और जानकी महतो जैसे कई अवैध कारोबारियों को मिल रहा पुलिस का संरक्षण। दुग्धा एसडीपीओ सतीश चंद्र झा को है कोयला चोरी की जानकारी। कोयले की कमी से ठप होने के कगार पर है देश के कई पावर प्लांट। पावर प्लांटों तक कोयला नहीं पहुंचने दे रहे कोयला चोर। पुलिस के संरक्षण में रोजाना 200 टन से ज्यादा बाहर भेजा जा रहा है कोयला। पांच से 10 गाड़ी में लोड कर बाहर भेजा जाता है 200 टन से ज्यादा कोयला। पुलिस क्यों नहीं कर रही कोयला चोर? मैंने तो परसों ही कहा था कि भैया बर्बाद है झारखंड करने को एक ही उल्लू काफी है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम झारखंड क्या होगा। सीटीपीएस का जो कोयला है, थोड़ा सा रिसर्च न्यूज़ 11 भारत ने किया तो पता चल गया कि भैया अवैध कोयला कारोबारी जानकी महतो, प्रदीप पांडे इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों दुग्धा में जो पुलिस है, जो प्रशासन है,
उनको पता नहीं चलता, वो इस मामले में पता नहीं है। और मामलों में वो ब्योमकेश बख्शी रहते हैं, लेकिन इस मामले में जैसे ही वो आते हैं तो ये उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि भैया इनकी पूरी धार को कुंद मार गया है, पूरी धार कुंद हो गई है। आप सोचिए कि रोज 200 टन कोयला जो सीटीपीएस पावर प्लांट जाना चाहिए वो साइकिल में लोड करके और पार कर दिया जा रहा है, धनबाद भेज दिया जा रहा है। धनबाद से वो कहीं भी फर्जी कागजात बनते हैं, फर्जी चालान बनता है, उसके बाद कभी यूपी की मंडी चला जाता है, कभी बिहार की मंडी चला जाता है। एसडीपीओ साहब, मैं तो डंके की चोट पर कह रहा हूं सतीश चंद्र झा साहब की आपको ये सारी बातें पता है कि ऐसा खेल चल रहा है, लेकिन या तो आप कार्रवाई करना नहीं चाहते या फिर आप कार्रवाई करने से पीछे हट रहे हैं। दोनों ही कारण में, या तो आप डरते हैं या फिर आपको शायद मजबूर हैं। आपकी मजबूरी क्यों है हमें पता नहीं है, लेकिन हम तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि सर झारखंड के हक को ऐसे मत मारा जाने दीजिए। हमने खबर दिखाई, 4 दिन बंद हो गया, उसके बाद फिर चालू हो गया। ये कैसी कार्रवाई होती है? अरुण बर्नवाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं सीधा रुख करता हूं। अरुण जी, ऐसी खबरें जब आती है तब समझ में आता है कि असल में अमीर राज्य झारखंड के लोग गरीब क्यों हैं। साइकिल ढो करके और 200 टन रोज पार कर दिया जा रहा है। इससे बड़ा खेला कोयले का और कुछ हो सकता है क्या? और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन को मालूम है, एसडीपीओ साहब सतीश चंद्र झा साहब को मालूम है। थोड़ी देर की रिसर्च के बाद न्यूज 11 भारत इन तस्करों के, माफियाओं के, अवैध कोयल कारोबारियों के नाम पता कर लेता है, लेकिन प्रशासन को पता नहीं चलता। अरुण जी, देखिए अभिषेक, निश्चित रूप से कह सकते हैं हम कि ये इतना बड़ा जो खेल चल रहा है दुग्धा सीटीपीएस प्लांट में, जो रैक से जो कोयले जा रहे हैं और उसको प्लांट से पहले एकदम सुनसान क्षेत्र पे जो साइडिंग है रेलवे का वहाँ पर से उतार लिया जा रहा है और पुलिस को ना पता हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अब इस मामले में जब हम लोगों ने पिछली बार जब इस खबर को प्रमुखता से उठाई तो पुलिस ने आनन फानन में फिलहाल तो बंद कर दिया था, लेकिन 4 दिनों के बाद फिर से वहाँ पर धारा प्रवाह कोयले उतरने लगे हैं। और जो कि सूचना मिल रही है, जैसी सूचना मिल रही है, आ रही है सूचना कि प्रतिदिन लगभग 200 टन कोयले रैक से उतारे जाते हैं, जिसे दस्तावेज, फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बैरमो फील्ड से निकालते हुए जीटी रोड पकड़ लिया जाता है और वहाँ से बिहार और यूपी की मंडियों में खप जाते हैं। या फिर कुछ एक ऐसे भी पार्ट हैं जो धनबाद जिले के जो संचालित है जीटी रोड पे, जो हाटकुक भट्टे, वहाँ तक भी पहुँचते हैं। तो कह सकते हैं हम जो ये एकदम ये बेमानी होगा कहना कि पुलिस को इसकी भनक नहीं है। पुलिस को इसकी भनक है, तभी तो जब हम लोगों ने पूरी तरह से जब खबर चलाई तो पुलिस के निर्देश पे ही बंद कर दिया गया और फिर जैसे ही थोड़े शिथिल हुआ माहौल, सब कुछ माकूल दिखने लगा, फिर से लोग स्टार्ट हो गए। अब प्रदीप पांडे और जानकी महतो, जिसकी जानकारी हम लोगों तक पहुंच गई है और पुलिस को उनके नामों की और उनके कारगुजारियों की पता ना हो, ऐसा माना जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। तो कह सकते हैं अभिषेक, निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि ये जो पावर प्लांटों में जो कोयला शॉर्टेज हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है। एक तो कोल इंडिया की जो विभिन्न अनुषंगी कंपनियां हैं, वहाँ जो कोयले के रूप में जितना पत्थर है या फिर जो भी काला है सब कुछ कोयला समझकर पावर प्लांटों को दे रही है, जिससे उनका पावर जनरेशन कम हो जा रहा है। उसके ऊपर ये जो इस तरह के जो वारदात हैं ये उनको और भी शॉर्टेज में डाल दे रहा है और जिससे पावर जनरेशन जो है वो काफ़ी घट जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो क्या हाल हो सकता है ये कोई भी समझ सकता है। तो अभिषेक, आप ठीक कह रहे हैं, जो वहाँ के जो एसडीपीओ हैं सतीश चंद्र झा, उनकी जो सूत्र बताते हैं उनकी मिली भगत एकदम पूरी तरह से उनकी मिली भगत है, उनका संरक्षण है इस प्रदीप पांडे और जानकी महतो के साथ, तभी इतना बड़ा कॉकस चल रहा है। जी बिल्कुल सही बात है अरुण जी, जो आप पॉइंट समझा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। एक बात जो समझना चाहता हूं मैं, शायद लोग भी इसको समझना चाहते होंगे जो लोग अपने घरों में टीवी देख रहे हैं, कि जब हम ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो स्टेशन में जब हम घुसते हैं तो भैया एक बढ़िया सा मेटल डिटेक्टर लगा होता है, पूरी चेकिंग होती है, आरपीएफ चेक करता है। ट्रेन में जब हम बैठते हैं उस दौरान भी आरपीएफ 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार राउंड मारता है। कई बार तो सामान भी चेक कर लेता है। मेरी शक्ल शायद ऐसी है कि 2-3 बार मेरे सामान को तो जांच कर लिया है। मालगाड़ी में
बहुत महत्वपूर्ण चीजें जाती हैं। एक रैक में अगर इतनी सारी बोगियां होती है तो उसकी भी सुरक्षा की व्यवस्था होती होगी। ट्रेन का रुकना, कहां रुकेगी, कितने देर तक रुकेगी, कैसे रुकेगी, ये तमाम चीजें भी फिक्स होती हैं। इतना तमाम चीजें जब है, इसके बावजूद अगर ये सब खेला हो रहा है और उसके बावजूद अगर लोग कहते हैं कि आला अधिकारियों को पता नहीं है, कि पुलिस को पता नहीं है, रेलवे प्रबंधन को पता नहीं है, तो मतलब ये तो हास्यास्पद ही लगता है ना अरुण जी। एक देखिए, एकदम निश्चित रूप से विषय की हास्यास्पद, पूरा मामला ही हास्यास्पद है। कोई भी इससे बच नहीं सकता अपनी जवाबदेहियों से, जिम्मेवारियों से। सिंडिकेट के जो लोग हैं, दोनों जो दो प्रमुख लोगों का नाम आ रहा, प्रदीप पांडे और जानकी महतो, उनकी इतना दबंगई है, जो आप कह सकते हैं कि जिस जगह पे ट्रेन रुकना है या अनलोड करना है, इस स्थिति में पहुंच जाता है कि हर एक वैगन में कुछ कुछ माल रह जाता है और प्रचुर मात्रा में माल छोड़ा जाता है, छूट जाता है। तो सारे लोगों की मिली भगत है और जिसको आकर बहुत आराम से ये झाड़ कर इस कोयले को निकाल लेते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब उनको प्लांट के अंदर एंट्री लेना है तो वहाँ पे भी मिली भगत आप कह सकते हैं कि जब तक अंदर से क्लियरेंस नहीं होगा तो मालगाड़ी अंदर जा नहीं सकती है। तो प्लांट के बाहर, गेट के बाहर ही उसको सुनसान इलाके में वहाँ रुकना पड़ता है और वैसी स्थिति में बड़े आराम से जो अवैध धंधेबाज हैं वो बोगियों में चढ़कर कोयले अपने हिसाब के जितना गिरा सकते हैं गिरा लेते हैं। तो ये सिंडिकेट है जिसमें पुलिस, पावर प्लांट के कर्मचारी, वहाँ पे जो सुरक्षा में तैनात हैं आरपीएफ, आरपीएसएफ के जवान और जो सिंडिकेट के सदस्य हैं, अवैध कारगुजारी, ये चारों की मिली भगत जब तक ना होगी तब तक ये इस तरह बड़े आराम से कोयले उतार कर वहाँ से टपाए नहीं जा सकते हैं। तो इन चारों की जांच बहुत संदिग्ध अवस्था में है, इनकी भूमिका बहुत संदिग्ध है, तभी इतना बड़ा व्यापक रूप से पैमाने पर, बड़े व्यापक पैमाने पर इस तरह का खेल रचा जा रहा है। और न सिर्फ पावर प्लांट को नुकसान हो रहा है बल्कि देश को भी अच्छा खासा राजस्व का नुकसान हो रहा है। जो चोरी औने पौने कीमत में जो माल जो चोरी, देश का जो खनिज पदार्थ है वो औने पौने कीमत पे बिक जा रहा है। देश को, राष्ट्र को भी नुकसान है, पावर प्लांट को भी नुकसान है। जी बिल्कुल सही बात है अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। चूंकि मुद्दा देखिए, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। अमूमन ऐसी चीजों को हम साइड में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम झारखंडी लोग यूज्ड टू हो गए हैं। जब ऐसी खबर भी आती है तो बहुत ज्यादा तवज्जो लोग नहीं देते, इसलिए क्योंकि आदत हो गई है। हम लोगों को आदत हो गई, ठीक है कोयला चोरी, यार ठीक है कोयला चोरी चल रहा है, ठीक है लोहे आयस की चोरी, अरे ठीक है लोहे आयस की चोरी चल रही है। तो आप हमारे साथ बने रहे, इस पर चर्चा होगी। अभी इस पर आपसे और कुछ समझना है मुझे, दर्शक भी समझेंगे उस चीज को। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद डंके की चोट पर जारी रहेगा। तो कहूंगा, सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, कोयले की चोरी जो इस तरीके से होती है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसे जाने दिया जाए। हम यूज्ड टू हो गए हैं, लेकिन हमें आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज इसलिए उठानी पड़ेगी क्योंकि ये झारखंड का हक है। हम झारखंडियों के पास क्या है? जल, जंगल, जमीन, कोयला, लोहा, यही तो है। अक्सर आप देखते होंगे कि बाहर से आने वाले बड़े बड़े मंत्री लोग कहते हैं कि ये झारखंड है, झारखंड के गर्भ में महत्वपूर्ण खनिज है, झारखंड का कोयला पूरे देश को रोशन करता है, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम झारखंड वालों को क्या मिलता है? हम झारखंडियों की किस्मत में क्या है? ऐसे कोयला चोरी हो जाता है, प्रशासन देखता रह जाता है, प्रशासन मूक दर्शक बना रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? कारण को समझने की जरूरत है। आप 1 घंटे जाएंगे वहां, 4-5 चाय वालों से बात करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा कि भैया ये वहां के खिलाड़ी हैं। लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस और प्रशासन, किसी को पता नहीं चल पाता कि आखिर कौन है इसके खिलाड़ी, क्यों है। अरुण बर्नवाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज 11 की नहीं, मैं कहता हूं कि कोई भी पत्रकार ऐसी जगहों में, किसी भी रेलवे साइडिंग की मैं बात कर लेता हूं, साइड में जाकर के आधे घंटे आप गुजारेंगे, चाय वाय पिएंगे, आसपास में घूमेंगे फिरेंगे, इतने देर में आपको पता चल जाएगा कि उस इलाके के सबसे बड़े कोल माफिया कौन है, कोयला कहां से उठता है, कहां जाता है, किस रास्ते से जाता है, सब चीज, एक एक बात। यहां पर कोयला जो चोरी होता है, जैसा कि हम लोग अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि भाई 200 टन कोयला रोज, अगर 200 टन कोयला रोज का एवरेज है, मतलब समझ लीजिए कि पूरे महीने में 600 टन, 6000 टन, माफ कीजिए, 6000 टन कोयला, मतलब कितना राजस्व मिलता होगा सरकार को, मिल सकता है ऐसे कोयलों से।
और अब क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में खपता है, ये बिहार में खपता है, शायद ये बंगाल में भी खपता होगा। इन जगहों पर ये कोयला खप जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसके व्यापारी कौन होंगे? इसके व्यापारी बिहार से आते होंगे, इसके व्यापारी उत्तर प्रदेश से आते होंगे, इसके व्यापारी बंगाल से आते होंगे। जो धनबाद में रहने वाले झारखंड के लोग हैं, सच बता रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं, उनको इससे कोई इनको पता ही नहीं होगा। कोयला ढोने के अलावा, जो साइकिल में ढोते हैं ना कोयला, बस वही मजदूर होंगे जो कि झारखंडी होंगे, और उन्हें कोयला ढोने के वजह में वही 20-50 रुपए मिलते होंगे। और जो ऊपर बैठे लोग हैं वो माल खा जाते हैं, पचा जाते हैं। असल में हम झारखंडियों की किस्मत में यही है। अरुण बर्नवाल। देखिए, निश्चित रूप से अभिषेक कह सकते हैं कि ये जो बॉटम लाइन है, जो कोयला उतारने से लेकर कोयला काटने से लेकर डिपुओं में या ट्रकों तक पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें बहुत अपनी जान का रिस्क लेकर, जान जोखिम में डालकर बहुत कम आय में अपने इस काम को अंजाम देते हैं। हालांकि उसके बाद से जहां जो सिंडिकेट का रोल जो स्टार्ट होता है, उनके पास इसकी प्रचुर मात्रा में प्रचुर इसका लाभ उनको मिलता है। और उसके बाद जब ये मंडियों में खपता है तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो बीच के जो दलाल हैं और उसके बाद वहाँ जो फैक्ट्री कंज्यूमर हैं 4, तो मेन जो बॉटम लाइन पे जो है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो माइनिंग कर रहा है या फिर जो इस तरह की चोरियों में डायरेक्ट संलिप्त है, उनकी जान वो अपनी जान जोखिम में डालकर पूरी जान, और क्या कीमत मिलती है, मुश्किल से पेट भरने का चल जाए, 1 दिन का, 1 सप्ताह का, 10 दिन का चल जाए, लेकिन उसके बाद फिर उनको वो करना ही है। और इसमें अपनी खून और पानी दोनों एक कर देना है, तभी उनको ऐसे इसमें सफलता मिलती है। और इसके लिए बजाबते जो इसके ऊपर के सिंडिकेट के जो संचालक हैं, प्रदीप पांडे और जानकी महतो जैसे, उनके हाथों उनको ये माल सारा पहुंचाना है। तो कह सकते हैं, जो आपने कहा कि जो झारखंड के लोगों के हाथों में सिर्फ साइकिल ढोने और माल निकालने और माल काटने तक ही रह जाता है, वो एकदम 100% सही है। यहाँ के लोग इससे ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। इसके ऊपर जाने के लिए उन्हें प्रदीप पांडे जैसे दिलेरी दिखाना होगा, जानकी महतो जैसा लोगों को सेट करना होगा, पुलिस अधिकारियों को सेट करना होगा, सिंडिकेट को ऊपर तक ले जाना होगा, मंडियों के संचालकों तक पहुँचाना होगा, तभी वो इस तरह के पहुँच सकते हैं, जो कि यहाँ के मजदूरों के लिए वो संभव नहीं है। तो अभिषेक, हम कह सकते हैं कि ये जो स्थिति है, ये बहुत विकट परिस्थिति में इस समय पूरा कोयलांचल, हम सिर्फ धनबाद और बोकारो की नहीं बात कर लें, तो झारखंड के जितने भी इलाके जहाँ कोलफील्ड वाले इलाके हैं, उन इलाकों में ये क्राइसिस का और इस तरह के जो कोयले चोरी का जो अचानक से जो ये सीन है, वो बढ़ने का एक और दूसरा भी कारण है कि कोल इंडिया ने हार्डकोक या फिर दूसरी जो कोयला इंडस्ट्री, दूसरे सेक्टर है पावर प्लांट के अलावा, उनको कोयला देना बंद कर दिया है, जिसके कारण बाजार में कच्चे कोयले की कीमत पूरे बूम पे आ गई है। जिस कोयले को 8 से 10 हज़ार रुपया प्रति टन के हिसाब से बीसीसीएल से लोग खरीदते थे या कोयला कंपनियों से खरीदते थे, उसका रेट अभी सीधे 18,000, 17,000, 18,000 चला गया है। तो आप समझ सकते हैं, जो चोरी का कोयला जो है, वो जिसमें लागत कुछ 1,000 तक की सीमित है, वो उसके लिए उनको कितना डबल, कम से कम दुगना तो लाभ उनको हो ही रहा है। तो इसके लिए अब कौन नहीं इसमें शामिल होना चाहेगा, किसको आर्थिक रूप से लाभान्वित होने का मन नहीं करेगा। तो ऐसे स्थिति में एसडीपीओ बेरमो भी हैं, और शायद संभवतः जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं, उसमें बोकारो एसपी भी अछूते नहीं रह सकते हैं। तो कह सकते हैं हम, जो निश्चित रूप से इस पे बहुत ही गंभीरता पूर्वक पहल करना होगा केंद्र सरकार को, क्योंकि कोल इंडिया उनके अधीन है। अगर इसी तरह के हम नई पॉलिसी लाते रहें, तो अपना जो देश का जो कोयला है, वो यूं ही चोर बाजारों में, चोरों के बीच और दबंगों के बीच और अवैध कारोबारियों के बीच खपता रहेगा, और उसका जो सही से जिसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए, वहां उसको नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल सही बात है। एक सवाल और बनता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कोयले को निकालने से लेकर के कोयले को भेजे जाने, कोयले की ट्रांसपोर्टिंग तक, सबसे पहले हम ही ने दिखाया था कि देखिए कोयले की ग्रेडिंग में घपला होता है, और ये बात तय है, कोयले की ग्रेडिंग में घपला होता है, कोयले की सैंपलिंग में घपला होता है, लिख के ले लीजिए। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन में देखिए, अभी देखिए पूरे का पूरा रैक जो है वो गायब कर लिया जाता है, ढो के बीच में गायब कर लिया जाता है। उसके बाद फिर अच्छा, उससे भी बड़ी चीज देखिए, जो सरकारी पावर प्लांट है वहां पर मुझे पता, मेरे पास पुख्ता प्रमाण है कि भैया कोयला जो है, आधा कोयला और आधी छाई जाती है वहां पर। ये जो छाई होती है, इसको रिप्लेस कर दिया जाता है असल में, ठीक है, कोयले की जगह। अच्छा, कोयले का जो कोयला पावर प्लांट में पहुंचता है, बढ़िया कोयला पार हो जाता है, थर्ड क्लास कोयला वो पहुंच जाता है उधर। ऐसा बहुत सारा खेल होता है, तमाम चीजें होती है।
तो अब सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए राज्य सरकार जो है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो करे क्या। कोयला तो उसके अधीन है नहीं, ठीक है, रेलवे उसके अधीन है नहीं, उसको समझ में आ नहीं रहा है। दिल्ली से केंद्र सरकार कोई अब तक आज तक कोई भी सरकार किसी की भी रही हो, आज तक कोई मॉड्यूल डिजाइन नहीं कर पाई कि कोयले को लेकर के ये जो खेला चलता है तो इस खेले को, इस पर लगाम कैसे लगाई जाए, इस पर नकेल कैसे लगाई जाए। तो इसका मतलब क्या, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कोई सिस्टम लगता है, कोई उम्मीद है कि कोई सिस्टम को बदलने की जरूरत है और वो सिस्टम बदलेगा। देखिए स्थानीय पुलिस की हम बात करते हैं, जैसे अब स्थानीय पुलिस के कान में ये बात है, ऐसी बात नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी या तो शायद उनको लगता है कि उनके पावर क्षेत्र की बात है नहीं, उनसे कोई जवाब तलब करेगा नहीं, तो इसीलिए कहानी यहां पर खत्म हो जाती है। रेलवे को पता है कि राज्य उससे जवाब तलब करेगा नहीं, तो इसीलिए वो भी आराम से बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जो जवाबदेही है वो जवाबदेही तय नहीं है क्या? सबसे बड़ा कारण यही है इस तरीके के कोयले के खेल के लिए। देखिए निश्चित रूप से इसे कह सकते हैं कि इस तरह का जो कोयले का खेल होता है, इसमें एक दूसरे पर दोषारोपण करके लोग निकलने की कोशिश करते हैं। इसमें चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, रेलवे प्रबंधन हो, सीआईएसएफ हो, आरपीएसएफ हो या लोकल पुलिस हो, सभी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हुए अपने आप को बचाकर इसमें इस जो कुत्सित जो खेल है उसमें अपने आप को रंगना चाहते हैं और उसमें वो एक तरह से कहें सफलता भी पाते हैं, सफल भी हो पाते हैं। क्योंकि जहां जिला पुलिस का ये कहना है कि इसके पूरे कोयला सेक्टर की सुरक्षा का जिम्मेवारी अगर वो रेलवे से जा रही है तो आरपीएसएफ की है, आरपीएफ की है और उसके बाद सीआईएसएफ उसके लिए तैनात है, तो वो उनका रोल कहाँ जाता है? बीसीसीएल है, ईसीसीएल है, ईसीएल है, सीसीएल है, इनके पदाधिकारी क्या करते हैं, उनके सुरक्षाकर्मी क्या करते हैं? तो जिला पुलिस का ये अपना दावा है। जो केंद्र की जो एजेंसियां हैं उनका ये कहना है कि राज्य के पुलिस जो है वो उनका सहयोग नहीं करती है। तो इसे एक दूसरे पर दोषारोपण के कारण ही ये गत हो रखा है, ये दुर्गति हो रखी है इस झारखंड की कि यहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा रहने के बावजूद यहाँ के लोग जो हैं दूसरे राज्यों पर आश्रित हैं, अभी भी दूसरे जगह पलायन को जाते हैं रोजगार के लिए। और जबकि अगर इस रत्नगर्भा जो धरती है यहाँ अगर इसका सही से दोहन किया जाए या सही से इसका उपयोग किया जाए तो यहाँ न सिर्फ स्थानीय लोगों को प्रचुर मात्रा में काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, बल्कि बाहर से जो लोग आएंगे उनको भी प्रचुर मात्रा में काम मिलेगा। तो मतलब कह सकते हैं हम, जो अगर एक सही दृष्टिकोण से और दृढ़ता के साथ अगर इस पर अमल किया जाए केंद्र सरकार की ओर से, चूंकि राज्य सरकार का इसमें रोल बहुत कम रह जाता है, तो केंद्र सरकार की ओर से अगर इसमें बहुत दृढ़ता के साथ इस पर पहल किया जाए तो निश्चित रूप से जितने ये जो अवैध कारोबारी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे और कह सकते हैं हम कि ये जो अवैध धंधे चल रहे हैं वो उन पे अंकुश लग जाएगा। तो लेकिन अब इसके लिए मजबूत सरकार और मजबूत इरादों के साथ कदम उठाने की ज़रूरत है, लेकिन शायद लगता है हमारे नेताओं के अंदर उसका अभाव हो गया है, जिसके कारण आज झारखंड को ये दुर्गति देखने को मिल रही है। जी, तो कुल मिलाकर के यही है कि भाई आपको इरादे चाहिए। अगर कार्रवाई का इरादा हो ना तो कार्रवाई जरूर होगी। अब ये तो तय करना है धनबाद में स्थित प्रशासन को, बोकारो में स्थित प्रशासन को कि भैया आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है, इरादा है कि हाँ आप कार्रवाई कर सकते हैं या सिर्फ आप मूक दर्शक बने बैठे रहेंगे, ये आप लोग तय कर लीजिए। देखिए हम तो झारखंड की आवाज को उठाते रहेंगे, आपको बुरा लगे चाहे भला लगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। बहुत शुक्रिया अरुण बर्नवाल आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम खलारी में भी कोयले का खेल दिखाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।